जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हम अपना जो चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं आपका एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस का, कैपलन की बुक के अकॉर्डिंगली। इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के हैं, जो एसीसी मेंबर्स ने क्या करने होते हैं, जिनकी कंप्लायंस करनी होती है। वो हमारे कौन कौन से थे? हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था इंटेग्रिटी। हमारा सेकंड प्रिंसिपल था ऑब्जेक्टिविटी। इंटेग्रिटी क्या कहता है कि एसीसी मेंबर्स ने, अकाउंटेंट्स ने जो प्रैक्टिस में है, चाहे वो ऑडिट पार्टनर है, चाहे ऑडिट डायरेक्टर है, चाहे वो ऑडिट मैनेजर है, चाहे वो सीनियर एसोसिएट है, ऑडिट सीनियर है, सेमी सीनियर है या एसोसिएट है, जिस भी पोजीशन पे ऑडिट टीम के अंदर, उन्होंने क्या करना है, ईमानदारी के साथ क्या करना है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। ठीक है। और बाकी जो अकाउंटेंट्स हैं, जो बिजनेस के अंदर हैं, इंडस्ट्री में जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने भी जॉब के दौरान ईमानदारी से बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम काम करना है। सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो था ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटेंट्स या एसीसीएस का, ऑडिटर का जो प्रोफेशनल जजमेंट है, जो डिसीजन है, प्रोफेशनल जजमेंट है, जो डिसीजन है, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। किसी भी चीज से, किसी भी रीजन की वजह से वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बायस्ड वो किसी भी वजह से हो सकती है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकती है, फेमिलियरिटी की वजह से भी हो सकती है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, मतलब किसी भी वजह से अगर आपकी जो है ऑब्जेक्टिविटी, आपकी जो डिसीजन है, आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वो आपकी बायस नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल में ये गाइड करता है। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल था कोड ऑफ एथिक्स का, वो हमारा था कि प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अब प्रोफेशनल कंपिटेंस में है कि हमने प्रोफेशनली कंपिटेंट रहना है, हमने टेक्निकली, एथिकली, लीगली, मतलब जो भी कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं एक किसी भी जॉब को, किसी भी एंगेजमेंट को, असाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए, हमें वो अचीव करनी है, हमारे पास वो होने चाहिए। उसके बाद हमने फिर ड्यू केयर भी करनी है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। जो भी रेलेवेंट रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, जो हमारी एंगेजमेंट के ऊपर, हमारी असाइनमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे होंगे, हमने वो सारे रिसेंटली जो भी उसमें अमेंडमेंट्स होंगे उनको रिव्यू भी करना है, अपने नॉलेज को अपडेटेड भी रखना है। क्योंकि नॉर्मली हमने कल भी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे जो लॉज हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपके टैक्स लॉज हैं, आपके लोकल कंपनीज लॉज हैं, कॉर्पोरेट लॉज हैं, उनके अंदर डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं मार्केट नीड्स के हिसाब से। कुछ चीजें आउटडेटेड होती हैं, उनको मतलब वो निकाल देते हैं, कुछ न्यू मार्केट में चीजें आती हैं, उनके रिलेटेड आपकी जो है रेगुलेशन आ जाती हैं। तो जब तक आप खुद को अपडेटेड नहीं रखेंगे, अपने नॉलेज को अपडेटेड नहीं रखेंगे, तो आप जो है अपनी सर्विसेज को प्रोफेशनली कंप्लीट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। अगर आपको याद हो, हमने कल एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी, जिसमें एक ऐसा केस आया था जिसमें एसीसी मेंबर ने एक गलत एडवाइस दी थी एक कंपनी को। ठीक है। जिसकी वजह से उस एसीसी मेंबर की जो थी मेंबरशिप विड्रॉ कर दी थी एसीसी डिसिप्लिनरी कमेटी ने। क्यों, क्या वजह थी? क्योंकि उसने प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर वाला जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोड ऑफ एथिक्स का, उसने उसकी कंप्लायंस नहीं की थी। ठीक है। जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है आपके कोड ऑफ एथिक्स का, वो क्या था? हमने डिस्कस किया था, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका क्या मतलब है? फंडामेंट जो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है, ये अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस से, अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, दोनों से ये रिक्वायर करता है कि जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर की जा रही है, तुमने वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा किसी भी पार्टी के साथ शेयर नहीं करनी। ठीक है। और तुमने वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा सिर्फ अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए यूज करना है। You are not allowed to use that information, that data for your personal gain as well। ठीक है जी। तो ये हमें क्या, हमसे कौन ये रिक्वायर करता है? हमसे ये कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रिंसिपल है ये रिक्वायर करता है। बट जब हम आगे चलकर देखेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ सिचुएशंस के अंदर मेंबर्स को जहां पर ये एग्जम्पशन दी जा रही है, अलाउ किया जा रहा है कि ये इन सिचुएशंस में मेंबर्स डाटा शेयर कर सकते हैं। अब वो कौन सी एग्जाम्पशन हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं, जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम वहां पर देख रहे होंगे। जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, फिफ्थ प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो है प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमसे कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर करते हैं कि तमाम जो एसीसी मेंबर्स हैं,
उन्होंने प्रोफेशनली बिहेव करना है। इसका क्या मतलब है कि जो भी सोशल लॉज हैं, सोशल मैनर्स हैं, लोकल लॉज हैं, उन्होंने उन सारे लॉज की कंप्लायंस करनी है। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने थ्री पीस सूट पहना हुआ है, आपने अपने कोट के ऊपर एसीसी मेंबर वाला बैज लगाया हुआ है, पिन लगाई हुई है, और आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आप प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं कर रहे, क्योंकि आप जो सिग्नल तोड़ रहे हैं या आप जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जो आप लोकल लॉज की कंप्लायंस नहीं कर रहे, ये आपका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। ठीक है। इसकी वजह से आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो बॉडी है एसीसीए, उसकी जो है रेपुटेशन वो डैमेज हो सकती है। वो आवाम बोल सकती है मतलब एसीसी कैसे बंदों को मेंबरशिप दे रहा है, ठीक है, इनको प्रोफेशनल लाइक सोशल सेंस ही नहीं है। तो ये हमारे पास 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने कल डिस्कस किए थे। फिर हमने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी कि हम डे वन से हम एक चीज डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना मस्ट है, कि जो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा उसने जो है इंडिपेंडेंट होकर अपना ऑडिट ओपिनियन देना है, प्रोफेशनल जजमेंट देनी है। मतलब ये है कि जो हमारा इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल है, बेसिकली वो क्यों है, वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए है। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जिनकी वजह से आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो बायस हो सकती है, वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपकी ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी मींस आपकी जो है प्रोफेश इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है या होने के चांसेस हैं ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक, वो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेट कहते हैं। ठीक है। ये थ्रेट्स को फर्दर आपके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सी 5 कैटेगरीज? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जस्ट देन आपके फिर कौन सा थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट एंड एडवोकेसी थ्रेट। हम ये अब वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जो भी सिचुएशन होगी, आपको जो भी सामने एक चीज आएगी, आपने उसमें अपना जो कौन सा थ्रेट आपको हो रहा है, आपने वो थ्रेट आइडेंटिफाई करना है। इफ यू रिकॉल आवर लास्ट लेक्चर, वहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी, सेफ गार्ड। सबसे पहले आपने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब हाँ जी यहाँ पर थ्रेट है, क्या इस सिचुएशन की वजह से मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही, क्या मेरी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही है, क्या मेरा जो डिसीजन है, जो मेरा ओपिनियन होगा जब मैं प्रोफेशनल जजमेंट दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा, क्या मेरा ओपिनियन कंप्रोमाइज होगा। ठीक है। अगर वो आपको ऐसा कोई लग रहा है कि हाँ जी मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ये थ्रेट है, इसकी वजह से मेरा कंप्रोमाइज हो सकता है, अब उसका जो सिग्निफिकेंस कितनी है, आपने उसको असेस करना है सिचुएशन को। क्या जो उसकी सिग्निफिकेंस है उस सिचुएशन की, आपके ओपिनियन को, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को मतलब अफेक्ट करने की, अगर वो हाईली सिग्निफिकेंट है, तो फिर आपने क्या करना है, उस सिचुएशन को, उस थ्रेट को रिड्यूस करना है, ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिविटी है, आपका जो डिसीजन है, आपकी जो ओपिनियन है, वो बायस्ड ना हो, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये हमने कल फिर क्या डिस्कस किया था कि दो ऑप्शन होते हैं, एक का तो या तो आप उस थ्रेट को, उस सिचुएशन को एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर आप क्या कर लेते हैं, उस सिचुएशन को रिड्यूस कर लेते हैं टू द एक्सेप्टेबल लेवल। इसको हम क्या कहते हैं, सेफ गार्ड। मीन्स सेफ गार्ड को हम सादा अल्फाज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेफ गार्ड कोई है, हर हर वो एक्शन, ठीक है, हर वो एक्शन जो आपके थ्रेट को, आपकी उस सिचुएशन को एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आए, जिससे ये आप थर्ड पार्टी को, जनरल पब्लिक को ये प्रूव कर सकें कि जी देखें मेरी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं थी। आपको कल मैंने एग्जांपल दी थी, मैं आपको दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ कि एक फर्म में फर्म में एक डायरेक्टर है, मिस्टर अली, ऑडिट डायरेक्टर है, ठीक है, ऑडिट डायरेक्टर है, एंड कंपनी ए है, उसकी जो सीएफओ है वो है मिसेज अली, मतलब मिस्टर अली की स्पाउस है। तो अब अगर फर्म कंपनी ए का ऑडिट करती है, तो यहाँ पर जो ऑडिट डायरेक्टर है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पर बैठा हुआ है, अब ऑडिट डायरेक्टर जो पूरे का पूरा जो ऑडिट है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपस में फेमिलियरिटी है, ठीक है, फेमिलियरिटी है, इसीलिए जो ये जो सीएफओ है ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो इसकी वजह, इस रिलेशनशिप की वजह से जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो बायस हो सकती है। यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप इसकी जो सिग्निफिकेंस है थ्रेट की सिचुएशन में, जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी जो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होने की यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना है,
कोई ना कोई एक्शन लेना है, कोई ना कोई सेफ गार्ड अप्लाई करना है, ताकि आपका जो थ्रेट है ये या तो रिमूव हो जाए या ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए। इसका पहला क्या एक्शन हो सकता है? जी, आप इस ऑडिट डायरेक्टर को टीम से निकाल लो, एंड जो फर्म में दूसरा ऑडिट डायरेक्टर है, आप उसको ऑडिट टीम का पार्ट बना दो। बात ही खत्म। जो एक फेमिलियरिटी थ्रेट था, वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ये आपका क्या था? एलिमिनेट द थ्रेट। जब आपने ऑडिट डायरेक्टर को रिमूव कर दिया, उस टीम में से हटा दिया है, आपने एक नया टीम मेंबर उसमें ऐड कर दिया है, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो थ्रेट है वो जीरो हो जाएगा। तो अब फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी पहले कंप्रोमाइज हो सकती थी, आपकी जो इंडिपेंडेंस पहले कंप्रोमाइज हो सकती थी, अब ये सेफ गार्ड, ये एक्शन लेने के बाद आपका जो वो थ्रेट है वो रिमूव हो गया है। अब आप क्या रहे हो गए हैं? दोबारा से इंडिपेंडेंस आपकी जो है वो 0 मीटर हो गई है। ठीक है, अब आपका जो डिसीजन है वो अब आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। अब आपके पास फर्म के अंदर और ऑडिट डायरेक्टर है ही नहीं, एक ही ऑडिट डायरेक्टर है। ठीक है, तो अब आप उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, आप क्लाइंट को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्लाइंट को कहें, आप चलें, आपको मैं ऑडिट नहीं करता, मेरे पास दूसरा ऑडिट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने कौन से और स्कोर, कौन से आप एक्शन ले सकते हो। आपकी फर्म में पॉसिबिलिटी है कि 3 4 पार्टनर्स हो, ठीक है, तो आप उनमें से किसी एक पार्टनर को कह सकते हैं कि ऑडिट डायरेक्टर का रिव्यू किया हुआ काम वो दोबारा रिव्यू करे। अब यहाँ पर जब एक इंडिपेंडेंट पर्सन, फर्म में से भी हो सकता है कि जब फर्म में से एक ऐसा पर्सन जिसका यहाँ पर कोई फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है टू मिस्टर ए मिस्टर मिस्टर ए, ठीक है, तो जब वो रिव्यू कर लेगा उसका काम, तो उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे पास ये कहते हैं कि भाई जो आपका जो काम है जब वो रिव्यू हो जाएगा, उसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा क्या यहाँ पर आपकी इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, जब वो रिव्यू करेगा एंड वो कहता है कि जनाब आपने जो सारा काम जो मिस्टर ए ने किया था और एज ए ऑडिट डायरेक्टर, वो उसने इंटेग्रिटी के साथ किया था, और जो उसका जो ये रिलेशनशिप था उसका उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो यहाँ पर आपकी जो चीज है वो कंफर्म हो जाएगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, कोई ऐसा एक्शन लेना है, ऐसे आपने कोई एक्शन लेने हैं अपने थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए एक्सेप्टेबल लेवल तक। जब आपका कोई ऐसा बीच में इशू है, ऐसा कोई सिचुएशन है, और आप उसमें जब थर्ड पार्टी को, इंडिपेंडेंट पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, काम को से रिव्यू करवा लेते हो, एंड वो थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी भी कहती है जनाब जो आपने काम किया वो इंडिपेंडेंट रहकर किया है, आपका कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट कंप्रोमाइज नहीं है, बायस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है ड्यू टू एनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिर थ्रेट क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो ये आपके क्या होते हैं? सेफ गार्ड्स हैं, जो हम आगे क्या, अब हम आगे चल के डिटेल में वन बाय वन सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि जनाब आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब राइज हो सकता है, उस केस में क्या आपके पास एक्शंस हैं जो आप लोगे। अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे आता है? एक होती है सिचुएशन, ठीक है, आपको केस सिनेरियो बनाकर दे देंगे, जैसे आपको आपको मैंने एग्जांपल दिया है, मतलब इस तरह से कंपनी है, मिस्टर ये ऑडिट डायरेक्टर है, मिसेस अली वहाँ पे सीएफ है, आपको एज ऑडिट डायरेक्टर, मतलब ये सिचुएशन है, ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट क्या होगी? आइडेंटिफाई द थ्रेट। आपने जब आइडेंटिफाई करना है, तो आपने उस थ्रेट को इन पांचों में से किसी एक में कैटेगराइज करना है, कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, फेमिलियरिटी है, एडवोकेसी है, या इंटिमिडेशन है। ठीक है, जब आप इसको पहले कैटेगराइज कर देंगे आइडेंटिफाई करते हुए, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। जी, क्या ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? अगर सिग्निफिकेंट है मतलब मेरी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो सकती है। अगर ऐसा कोई थ्रेट है जो सिग्निफिकेंट है जिसकी वजह से मेरी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो सकती है, तो मतलब क्या हुआ? मुझे कोई ना कोई सेफ गार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। सेफ गार्ड या तो मेरे उस थ्रेट को पूरी पूरी तरह एलिमिनेट कर देगा या रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर आपने जब असेस किया है, इवेल्युएट किया है, आपकी इवेल्युएशन में अगर आपका वो थ्रेट क्या है, आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने क्या किया, उसको सिग्निफिकेंट क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, असेस कर लिया, फिर आप क्या करोगे? उस सिचुएशन के हिसाब से, जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी, उस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या बताओगे? 2 या 3 सेफ गार्ड्स बताओगे। अभी हम जैसे मैंने बताया है कि जी बोर्ड जो ऑडिट डायरेक्टर है उसको रिमूव कर दें, अगर अगर कोई नहीं है और नया ऑडिट डायरेक्टर फर्म के अंदर, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन से फर्म के अंदर से या फर्म के बाहर से ऑडिट डायरेक्टर के काम को रिव्यू कर लें। अंडरस्टूड? ये मेरे पास ये क्या है? सेफ गार्ड्स हैं। अब हम आगे चल के वन बाई वन सारी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि कौन किस सिचुएशन के अंदर आपका जो है सेल्फ इंटरेस्ट राइज होता है, एंड आप उस जो है सेल्फ इंटरेस्ट को, उस थ्रेट को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो।
उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अभी तक की डिस्कशन में से, आप पूछें ताकि उसको मैं एड्रेस कर दूं, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। पक्की बात है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो फर्स्ट थ्रेट है वो आपका है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपका क्या है? मीन एनी सिचुएशन जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा हो और उस इंटरेस्ट की वजह से आपका जो ऑब्जेक्टिविटी, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, वो कंप्रोमाइज हो सकती हो सकती हो या हो रही हो। ठीक है। अब नॉर्मली जो है आपका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है वो आपका क्या होता है? आपका सेल्फ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व कर फॉल कर रहा होता है। उसके अलावा जहां पर आपकी पर्सनल या आपके मतलब जो ब्लड रिलेशन में से बंदे पर्सनल का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, वो भी आपका क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट रेट में फॉल कर रहा होगा। वेयर द ऑडिटर हैज अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट दैट विल इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट और बिहेवियर। ठीक है। अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, हम वो सिचुएशन वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या इन सिचुएशंस में हमारे पास कौन सा थ्रेड राइज होगा, एंड हमारे पास सेफ गार्ड्स के कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। कल वाली एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एग्जांपल दी थी 25, आपके पास टोटल 10 क्लाइंट्स हैं, आपके 9 क्लाइंट्स की जो फीस है वो है 75 मिलियन। ठीक है। एंड आपके एक क्लाइंट 10वें क्लाइंट की फीस है 25 मिलियन। तो आपका एक क्लाइंट टोटल फीस का 25% है, हाई डिपेंडेंसी फीस डिपेंडेंसी। ठीक है। तो जो हाई फी डिपेंडेंसी है ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड इंटीमिडेशन थ्रेट को राइज कर रही है। ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे है? बहुत ज्यादा फीस है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, डर है कि जनाब कहीं अगर मैंने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया, मैंने रिपोर्ट में बोल दिया कि जनाब ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक नहीं बने में, अगर मैं ज्यादा ऑडिटर बनने लग गया, मैं क्वेश्चन पूछने लग गया, ठीक है, मैं गलतियां निकालने लग गया, तो पॉसिबिलिटी है ये मुझे रिमूव भी कर सकते हैं। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ऑडिटर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। या इस साल का तो ऑडिट में कंप्लीट कर लूंगा, बट नेक्स्ट साल का मुझे ऑडिट नहीं मिलेगा। मैं भी तो एज एन ऑडिटर फर्म बनाकर कारोबार के लिए बैठा हूँ ना, बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना है, ऑडिट फीस देनी है। तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि मुझे इंटिमिडेट भी कर सकते हैं कि जनाब अगर आपने कोई रिपोर्ट में हैंकी पैंकी की तो हम तो आपको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। आल्दो मेरा अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट था, जो सेल्फ इंटरेस्ट था, मैं उसको थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ, बट जो मुझे धमकी चमकी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो धमकी की वजह से, इंटिमिडेशन की वजह से जो मेरी जो है जो ऑब्जेक्टिविटी, वो कंप्रोमाइज हो सकती है। ठीक है। ये जो सिचुएशन है फी डिपेंडेंसी वाली, जब भी क्वेश्चन के अंदर, सिचुएशन के अंदर एक क्लाइंट आपको बताया, सिचुएशन बताई जाएगी जिसमें आपका क्लाइंट होगा, वो आपको बाकी क्लाइंट्स की फीस भी बताएंगे, टोटल फीस भी बताएंगे। जब आप उसको असेस करेंगे, जब आप थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपने दो थ्रेट आइडेंटिफाई करने हैं। कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है। कैन बी क्रिएटेड if the total fees generated from one audit client represents a large proportion of the total fee of the firm. Understood? Clear? ये वही एग्जांपल जो बता रहे हैं, सिचुएशन सिचुएशन बता रहे हैं जो भी आपको मैंने बताई है। अब इसमें कौन कौन से जो है आपके फैक्टर्स आपने इवेल्युएट करने हैं। ठीक है। इफ यू रिमेंबर 10 क्लाइंट, 10 पार्टनर, एक बड़ी फर्म में पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है। पार्टनर के पास 10 क्लाइंट्स हैं, क्या हिसाब किताब है? वो आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडेंसी को या उसकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमने आपने सबसे पहले क्या करना है? थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। जब भी फी डिपेंडेंसी की बात आएगी, आपके पास दो थ्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इन्वॉल्व होता है, एंड आपके पास इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है? वो इन्वॉल्व होता है। अब आपने उन थ्रेड्स की सिग्निफिकेंस को क्या करना है? मेजर करना है कि क्या वो आपकी थ्रेड्स जो हैं, जो आपकी सिचुएशन है, वो क्या आपको सिग्निफिकेंट थ्रेड दे रही है या वो इनसिग्निफिकेंट है। मींस आप उसको जो सिचुएशन की वजह से, फी के क्लाइंट की वजह से आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो बायस्ड नहीं होगी, कंप्रोमाइज्ड नहीं होगी। तो उन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंस को इवेल्युएट करने के लिए? आप किसी भी फैक्टर सिचुएशन को आप, अगर आपने सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट क्लासिफाई करना है, तो आप किन फैक्टर्स की बेस पर वो डिसाइड करोगे? ये भी हमें जो कोड ऑफ एथिक्स हैं हमें एग्जांपल सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। वो हमें क्या कहते हैं कि आपने जो फर्म है उसका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर देखना है।
ठीक है। आपकी फर्म कितनी बड़ी है, 10 पार्टनर्स हैं, 12 पार्टनर्स हैं, 8 पार्टनर्स हैं, क्लाइंटेज क्या है। ठीक है, जैसे अगर ईवाई की बात करें तो ईवाई के लिए सारे पार्टनर्स जितने भी बड़ा क्लाइंट हो पड़ा, ठीक है, मसला कोई नहीं है। पीडब्ल्यूसी की बात कर लें, केपीएमजी की बात कर लें, ईवाई की बात कर लें, जीटी की बात कर लें, वो बहुत बड़ी फर्म है, उनके पास बहुत बड़ी क्लाइंटेज है, ठीक है, उनको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। उनके पास जो रेवेन्यू है जस्ट 5-7 क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। दे आर ऑफरिंग एडवाइजरी सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, दे आर ऑफरिंग आपकी टैक्स टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, ईआरपी सर्विसेज। जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इस थ्रेड को इवेल्युएट करने के लिए। जी, वेदर द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू डाइवर्सिफाई टू रिड्यूस डिपेंडेंस। इफ यू रिमेंबर, आपको कल मैंने एग्जांपल दी थी, आपको जो एक सेफ गार्ड होता है वो क्या होता है कि आप अपनी जो क्लाइंटेज बेस है वो बढ़ाएं। अगर आपकी अब पिछले एग्जांपल के अंदर 10 क्लाइंट्स थे, 9 क्लाइंट्स की फीस थी 75 मिलियन और एक की कितनी फीस थी 25 मिलियन, आप अपनी क्लाइंट्स बढ़ाएं। 10 से बढ़ाकर आप मार्केट में 20 क्लाइंट्स पकड़ लें, आपकी टोटल फीस आप कितनी हो गई है, 200 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, अब 200 मिलियन और आपकी फीस कितनी होगी, 25 मिलियन। अब यहाँ पर पहले आपकी जो प्रोपोर्शनेट परसेंटेज थी वो 25% थी, अब वो कितनी हो जाएगी, अब वो कम होकर आपकी 12.5% हो जाएगी। अब आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई है, आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट जो पहले बहुत ज्यादा हाई था अब वो कम हो गया है। अब ये क्या आपका ये एक्सेप्टेबल लेवल पर आया है कि नहीं आया, ये फिर डिपेंड करता है फर्दर फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस आर द फ्लाइंग टू द फर्म, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट सिग्निफिकेंट किस लिहाज से था, आपको जो क्लाइंट यहाँ पे सिग्निफिकेंट किस लिहाज से हो रहा है, वो आपका सिग्निफिकेंट हो रहा है हाई फीस के हिसाब से। ठीक है, जब आपकी फीस हाई है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी क्या कहते हैं डिपेंडेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर आपकी फीस कम है, आपकी आपकी जो अगर आप अपनी जो क्लाइंटेज बेस है अगर वो बढ़ा देंगे, आप जब डाइवर्सिफिकेशन में चले जाएंगे क्लाइंटेज के हिसाब से, ऑटोमेटिकली जो आपकी सिग्निफिकेंस है क्लाइंट की वो उस हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है जी। The next thing is the extent to which the compensation of the partner is dependent on the fees generated from the client। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि फर्म्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि फर्म के अंदर जो आपके प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं, आपकी जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स के अंदर, वो किस बेस पर हो रहा है। क्या फर्म की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या ऐसी कोई प्रोविजन है कि अगर आप ज्यादा फीस वाले क्लाइंट्स लेकर आएंगे, आप ज्यादा बड़े क्लाइंट्स लेकर आएंगे, तो फिर आपकी जो है ज्यादा प्रोपोर्शनल शेयर बनेगा। उस केस के अंदर जो आपकी है, अगर ऐसी कोई पॉलिसी है फर्म के अंदर, ठीक है, फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, तो उस केस में जो क्लाइंट की सिग्निफिकेंस है फर्म के लिए बढ़ जाएगी, उस पार्टनर के लिए बढ़ जाएगी। मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम सो फार डिस्कशन? क्लियर? ओके जी, ऑल क्लियर, नो क्वेश्चन सो फार। जी, लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा, आप देखें, आपकी जब भी आप कोई फर्म बेसिकली क्या होती है, फर्म में आपके 4 या 5 एसीसी मेंबर, 10 या 12 एसीसी मेंबर्स मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फर्म इज बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, वो क्या बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमने सर्विसेज देनी है। अब पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग एक एग्रीमेंट होता है कि आपस में एग्री करते हैं कि हम जो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे फर्म का वो किस बेसिस पर करेंगे। ठीक है, उसमें जो अगर ऐसी कोई प्रोविजन है, ऐसी कोई एग्रीमेंट के अंदर टर्म लिखी हुई है कि अगर आपकी जो फर्म क्लाइंट्स का रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट में शेयर ज्यादा होगा। तो जिस क्लाइंट पार्टनर के पास ये क्लाइंट होगा, तो जाहिर सी बात है उस पार्टनर के लिए ये वाला क्लाइंट ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उस इस वो इसको कभी भी लूज नहीं करना चाहेगा। अगर वो ये क्लाइंट लूज कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसके जो प्रॉफिट में शेयर है फर्म्स के अंदर वो कम हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्म्स की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी फर्म आपस में उनके एग्रीड जो प्रोसीजर्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, इसलिए ये बहुत मैटर करता है। अंडरस्टूड? क्लियर? जी क्लियर। अब हमारे पास कुछ क्लाइंट होते हैं नॉन लिस्टेड, कुछ होते हैं लिस्टेड। ठीक है, नॉन लिस्टेड क्या होते हैं जी, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते। लिस्टेड क्या होते हैं, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। जी, अगर आपकी नॉन लिस्टेड कंपनी की बात करें हम यहाँ पर, ए फर्म्स इंडिपेंडेंस इज थ्रेटन्ड if total fees from an audit client exceeds 30% of the firm's total fees for 5 consecutive years। अब हम यहां पर बात करें फर्म की, हम यहां पर एक ऑडिट पार्टनर की बात नहीं करें, हम यहां पर बात करें फर्म की। ठीक है,
फर्म मीन्स होल फर्म. अगर firm's independence is threatened if total fee from an audited client exceeds 30% of firm's total fees for 5 consecutive years. फॉर इसमें क्या कहना चाह रहा है बेसिकली. अब ईयर है 2020, 2018, ईयर 2019, ईयर 2020, ईयर 2021, ईयर 2022. अब हमने ये 5 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, तो हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी एंड कंपनी ने हर साल ऑडिट करवाया होगा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट का रेवेन्यू है, ये टोटल फर्म का रेवेन्यू है. जो ईयर 18 के अंदर क्लाइंट की फीस थी वो 1 लाख थी. जो फर्म का जो सॉरी ये थी 3 लाख थी. ठीक है, 3 लाख थी. एंड फर्म का जो टोटल रेवेन्यू था वो 10 लाख था. मेकिंग सेंस. अब 2019 के अंदर इन्होंने फीस बढ़ाकर 4 लाख कर दी फर्म ने, और फर्म टोटल रेवेन्यू हो गया 12 लाख. 2020 के अंदर इन्होंने फीस कर दी 5 लाख. ठीक है. और ये फीस कितनी, टोटल फीस कितनी बन गई फर्म की ओवरऑल कितनी बन गई, वो आपकी बन गई 15 लाख. ईयर 21 के अंदर इन्होंने फीस कर दी बढ़ा के 6 लाख, और ये इन्होंने कर दी 18 लाख. ईयर 22 के अंदर इन्होंने फीस कर दी 7 लाख. टोटल फीस जो फर्म की बन गई वो कितनी बन गई, 2.1 मिलियन. अब यहां पर समझने की कोशिश करें. ठीक है. अगर 5 कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर क्लाइंट के फीस टोटल फर्म की फीस के 30% से ज्यादा है 5 कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर, ठीक है, तो तब यहां पर आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो यहां पर थ्रेटेंड होगी. मेकिंग सेंस, क्लियर. exceeds 35% of the firm's total fees for 5 consecutive years. लेट्स पुट हम कह देते हैं 3 लाख 1 रुपए, 4 लाख 1 रुपए, 5 लाख 1 रुपए, 6 लाख 1 रुपए, 7 लाख 1 रुपए. अब यहां पर 5 साल लगातार जो क्लाइंट की फीस थी फर्म की टोटल फीस का 30% एक्सीड कर रही है, तो यहां पर आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी. तो 6 ईयर के अंदर जाकर आप क्या करोगे, या तो क्लाइंट की फीस कम कर दोगे, या आप अपना फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ाओगे, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो 30% से कम होकर रिड्यूस हो जाए. ये सिर्फ एप्लीकेबल है नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के अंदर. क्लियर. मेकिंग सेंस. अगर इन 5 सालों में किसी एक साल भी आपकी फीस 30% से कम हो जाती है, तो फिर आपके जो 5 साल हैं वो दोबारा नेक्स्ट ईयर से दोबारा स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहां पर बात हो रही है 5 कंसेक्टिव ईयर्स की बात हो रही है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. इसलिए जो कोर्ट ऑफ एथिक्स है इसमें तो क्वेश्चन लाजमी आता है और बच्चे गलत भी कराते हैं, तो आपको समझने की जरूरत है. क्लियर टिल दिस पॉइंट. एनी क्वेश्चन. ऑलराइट. अच्छा जी, अब यहां पर 5 साल हो गए, हम फर्म है ना, फर्म, देखिए फर्म ही ऑडिटर होती है, फर्म की बात हो रही है, ठीक है ना. अगर एक क्लाइंट का रेवेन्यू फर्म के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो, 30% से ज्यादा है, ठीक है, तो जब फर्म पूरी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, या मतलब उसका पूरी फर्म की अगर इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेलेवेंट एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी भी कंप्रोमाइज हो जाएगी. मेकिंग सेंस. हम फर्म की बात करें यहाँ पर, एज ए फर्म बात करें, एज सिंगल ऑडिटर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिंगल क्लाइंट की फीस को टोटल फर्म की फीस से प्रोपोर्शनेट परसेंटेज ले रहे हैं. मेकिंग सेंस. क्लियर. एनी क्वेश्चन. ओके. अब आपको 5 साल वाला क्राइटेरिया मीट कर गया है, ठीक है. अब 5 साल कंसेक्टिव आपकी फर्म का रेवेन्यू, सॉरी क्लाइंट का रेवेन्यू फर्म के टोटल रेवेन्यू से 30% से एक्सीड करता रहा है. अब यहां पर आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसको थ्रेट अराइज हो रहा है. अब ये नेक्स्ट क्या है, जब भी थ्रेट आएगा, ठीक है, यहां पर वो क्या करे कि आप फर्म को थ्रेट हो गया है, 5 साल लगातार हो गया, मेरे एथिक्स बता रहे हैं. अब दो ऑप्शन है, हमने क्या करना है, सेफ गार्ड्स लगाने हैं. सेफ गार्ड कैसे लगाएंगे जी. पहला सेफ गार्ड क्या है, हम क्लाइंटेज बढ़ा देंगे. क्लाइंट बढ़ा देते हैं, जब क्लाइंट बढ़ेंगे टोटल टोटल फर्म के क्लाइंट्स बढ़ेंगे,
फर्म का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी परसेंटेज है वो 30% से कम होकर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर में जाकर, ईयर 23 के अंदर जाकर आपने क्या किया, क्लाइंटेज बढ़ाई, आपका रेवेन्यू, ये आपका 8 लाख फीस हो गई ईयर 23 के अंदर, ठीक है, बट ये आपकी फीस हो गई टोटल फर्म की 30 लाख हो गई। अब यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है ये कम होकर अप्रोक्सीमेटली 25% पे आ गई है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मेरा जो कंडीशन थी, जो मतलब नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए, वो कम हो गई है। मैंने क्या कर लिए, सेफ गार्ड अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लाइंटेज नहीं बढ़ी, तो फिर आपने क्या करवाना है, उस केस में आपने इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करवाना है, शुड बी परफॉर्म्ड। ये आपका सेफ गार्ड है, ठीक है। पहला सेफ गार्ड क्या था कि आपने क्या करना है, क्लाइंटेज बढ़ानी है, बढ़ा दीजिए। अब दूसरा सेफ गार्ड क्या है, आपने उस एंगेजमेंट का, उस ऑडिट का, जो क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो, उसका पूरा आपने क्वालिटी रिव्यू कराना है। अब क्वालिटी रिव्यू क्या होता है ये समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ जी। अब क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, आपकी फर्म के अंदर इंटरनल एक क्वालिटी रिपोर्ट एक फर्म, ये एक ही फर्म ऑडिट कर सकती है जी। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। आपका एंगेजमेंट पार्ट, फर्म तो आपकी 100 साल ऑडिट कर सकती है, मसला कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो चेंज करना लाजमी होता है। उसमें एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, वो डिस्कस करेंगे, कितने साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम पढ़े होंगे ना, फेमिलियरिटी थ्रेट पढ़े होंगे, हम आगे जाके वो वहां पे डिस्कस करेंगे, वो उसके रिलेटेड आ जाएगा। क्योंकि जब आप लगातार एक किसी भी क्लाइंट का 5 साल 10 साल ऑडिट करोगे, तो आपकी क्लाइंट के साथ उस पार्टनर की फेमिलियरिटी बन जाएगी, ठीक है, ऑडिट ऑडिट डायरेक्टर की फेमिलियरिटी बन जाएगी। तो आपने उस थ्रेट को रिड्यूस करना है, क्या ऑप्शन है, पार्टनर चेंज कर लो। पहले मिस्टर एक फर्म में 5 पार्टनर हैं, पहले पार्टनर ए ऑडिट कर रहा था 5 साल, अब अगले 5 साल पार्टनर बी ऑडिट कर ले। मेकिंग सेंस। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में आपके जो लोकल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हम बात करें, तो एक लिस्टेड कंपनी का, एक बैंक का फॉर एग्जांपल जो ऑडिट है, या लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, एक फर्म 5 साल के लिए कर सकती है, फॉर एग्जांपल बैंक्स का खास तौर पे। तो हर 5 साल के बाद फर्म अपना ऑडिट चेंज करती है। अगर आप देखें जाकर एमसीबी बैंक या अलाइड बैंक या एचबीएल बैंक का पाकिस्तान का, तो जो उसमें 5 साल ऑडिटर एक फर्म ऑडिट करती है, लेट्स सपोज एमसीबी, एंड अगले 5 साल कौन ऑडिट, सॉरी केपीएमजी ऑडिट करती है एमसीबी का 5 साल, एंड अगले 5 साल कौन करता है, आपका पीडब्ल्यूसी कर रहा होता है। लाइक वाइज जो आपका अलाइड बैंक है, आई थिंक उसका 5 साल के पीएमजी करता है और 5 साल आपका ईबे कर रहा होता है, ठीक है। मतलब ये आपकी लोकल लॉ जो है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें ये मेंशन होती है, ठीक है। बट हम फेमिलियरिटी थ्रेड के अंदर जाकर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा भी कोड ऑफ एथिक्स में क्या कहते हैं। अंडरस्टूड जी। अब फर्म का अंदर इंटरनली क्या होता है, एक एक होता है आपका ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक होता है इंटरनल क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके अपने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम, ऑडिट टीम क्लाइंट का ऑडिट पूरा कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब सारा जो जूनियर स्टाफ है ऑडिट की वाउचिंग करे, कंप्लीट करेगा, सीनियर उसका रिव्यू करेगा, ठीक है। सीनियर का रिव्यू कौन करेगा, मैनेजर करेगा, मैनेजर का रिव्यू ऑडिट डायरेक्टर करेगा, ऑडिट डायरेक्टर का रिव्यू क्या कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर करेगा, जिसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है। जब ये सारे कहेंगे जी हमारा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए तैयार हैं, तब बीच में आएगा फर्म का इंटरनल एंगेजमेंट रिव्यू डिपार्टमेंट। एंगेजमेंट रिव्यू डिपार्टमेंट, क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट्स के अपने इंटरनल पार्टनर होते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे जी ठीक है, आपके मुताबिक ऑडिट हो गया है, चले हम आते हैं, हम आपका किया हुआ ऑडिट दोबारा ऑडिट करते हैं। वो उनके किए हुए ऑडिट का ऑडिट करते हैं, वो सारे वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करते हैं, वो सारे जो मतलब उनकी अजम्पशंस होते हैं उनको रिव्यू करते हैं, सारे जो उनकी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने सैंपलिंग अपने पास रखी होती है उनका रिव्यू करते हैं, एवरीथिंग। वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली, सारे आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली, लोकल लॉज के अकॉर्डिंगली, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कंप्लीट रिव्यू करते हैं उनके किए हुए ऑडिट का, मतलब उन्होंने कितना क्वालिटेटिव ऑडिट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वालिटी रिव्यू होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। वो उस रिव्यू के बाद अपने पॉइंट्स देते हैं, जनाब आप यहाँ पर ये चीज मिस कर रहे हैं, यहाँ पर आप ये चीज मिस कर रहे हैं। फिर जो ऑडिट टीम होती है वो दोबारा उनके पॉइंट्स को एड्रेस करती है, और जो डेफिशिएंसी होती है उनके पूरे ऑडिट के अंदर, उनको परफॉर्म करके ऑडिट की क्वालिटी को इंक्रीज करती है। अंडरस्टूड। दिस इज योर एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू शुड बी परफॉर्म्ड। जैसे अभी आपको मैंने कल कहा था कि ऑडिट, अब आज भी डिस्कस किया है कि ऑडिट डायरेक्टर का काम है किसी आप इंडिपेंडेंट पर्सन से रिव्यू करवा लो। ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है फर्म के अंदर एक क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट होता है,
ठीक है। जब वो क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट को की वो काम रिव्यू करेगा, तो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा कि क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब उसने न्यूट्रल होकर काम किया था या अपनी मिसेज की तरफदारी की, उसकी गलतियां छुपाई थी। मेकिंग सेंस? एनी कंफ्यूजन? ऑल गुड? ओके जी। नेक्स्ट वन, अब यहां पर जो क्वालिटी रिव्यू है ये कब होगा? दिस कैन बी ईदर ए प्री इशुएंस रिव्यू before the fifth year audit opinion is issued by a person not a member of the audit firm, okay, expressing the opinion, or a post issuance review on the fifth year audit before the sixth year audit opinion is issued by a person not a member of the audit firm expressing the opinion or by a professional regulatory body। अच्छा जी, आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपने क्वालिटी रिव्यू तो करवाना है। एक है प्री इशुएंस, प्री इशुएंस क्या है और पोस्ट इशुएंस क्या है। अब ऑडिट क्या करता है, सॉरी पार्ट फर्म में आप क्या करते हो, ऑडिट में आप क्या करते हो बेसिकली, आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो। एक ऑप्शन क्या है कि आप 5वें साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले अपना क्वालिटी जो रिव्यू है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करवा लो। ठीक है। अगर आप 5वें साल की रिपोर्ट इशू करने से पहले नहीं करवाते, तो 6th ईयर की रिपोर्ट, आप 6th ईयर के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो, बट 6th ईयर की रिपोर्ट और साइन करने से पहले आपने जो 5th ईयर है उसका जो आपका ऑडिट है, आपने उसका रिव्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका 5th ईयर का पोस्ट इशुएंस रिव्यू नहीं हुआ, तो आप 6th ईयर का ऑडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एथिकल जो रिक्वायरमेंट्स उसके आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चन? और ये जो आपने क्वालिटी रिव्यू करवाना है, ये आपने थर्ड पार्टी से करवाना है, नॉट मेंबर ऑफ द इशू ऑडिट फॉर्म एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। ठीक है। Pre-issuance review before the 5th year audit opinion is issued by a person not a member of the audit firm, not a member of the audit firm expressing the opinion। ठीक है। और पोस्ट इशुएंस रिव्यूज ऑन द 5th ईयर, आपने रिव्यू 5th ईयर का करवाना है, या 5th ईयर की रिपोर्ट इशू करने से पहले करवाएंगे, या 5th ईयर की रिपोर्ट इशू करने के बाद एंड 6th ईयर की रिपोर्ट इशू करने से पहले आपने रिव्यू किसका करवाना है? 5th ईयर का ही करवाना है। एंड कौन करेगा? इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। आप किसी और फर्म को हायर कर लोगे। अगर मैं केपीएमजी का पार्टनर हूँ, 5 साल ऐसे हो गए हैं, ये सिचुएशन फॉलो कर रही है, मैं क्या करूंगा? मैं के ईवाई को हायर कर लूंगा, पीडब्ल्यूसी को हायर कर लूंगा, जीटी को हायर कर लूंगा, बीटीओ बीडीओ को हायर कर लूंगा। ठीक है। मतलब उनका कोई पार्टनर आकर ये रिव्यू कर सकता है। मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? मजा आ रहा है? समझ आ रही है? सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें। इंटरेस्टिंग है या मुश्किल है? हाँ जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, बाकी को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर क्वालिटी वाला रिपीट कर दें। अच्छा देखिए, क्वालिटी रिव्यू क्या होता है? आपका जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने ना अपने जब काम की क्वालिटी चेक करवानी हो, तो आप किससे चेक करवाओगे? सेम फील्ड का एक्सपर्ट बंदा, बट इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। आप उसको बोलोगे यार मेरा किया वो काम आप रिव्यू करो। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर आपने जो है रिव्यू करवाना है अपने काम का, थर्ड पार्टी से करवाना है, अपनी फर्म के पार्टनर से आप नहीं करवा सकते। तो आप एक लेट्स सपोज आपके पीएमजी के पार्टनर हो, आप ईवै के पार्टनर को हायर, ईवै को आप हायर करोगे। उनको आप बोलोगे कि आपके किए हुए ऑडिट का, जो आपने ऑडिट किया होगा, वो आपके किए हुए ऑडिट की क्वालिटी को चेक करेगा। वो कैसे चेक करेगा? जो भी आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करते हैं ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, जो भी आपको लोकल लॉज आपसे रिक्वायर करते हैं ऑडिट करने के लिए, जो भी आपसे कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर करते हैं ऑडिट करने के लिए, वो उन सारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके किए हुए ऑडिट को रिव्यू करेगा। वो आपकी ऑडिट की क्वालिटी चेक करेगा। पर्पस क्या है? कि आप जो ऑडिट कर रहे हो, आपने वो मीन्स के जो रिक्वायर्ड क्वालिटी का लेवल है, जो आपसे जो कोड कोड ऑफ एथिक्स आपसे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं, आपने उस लेवल का किया है कि नहीं किया। अगर आपने उस लेवल का किया होगा, इट मींस आपने जो
प्रोफेशनल जजमेंट्स दी होंगी, आपने जो भी काम किया होगा, उसमें आपने कुछ भी चीज, किसी भी चीज ने आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को, आपके डिसीजंस को बायस नहीं किया होगा, इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा। ठीक है, ये बेसिकली ये पर्पज है। क्यों पर्पज है? क्योंकि जो सिचुएशंस आज जो अराइज हो रही है 5 साल से, आपकी जो क्लाइंट है और वो क्लाइंट की जो फीस है, आप टोटल फर्म की फीस का 30% से एक्सीडिंग है। जो एक बाहर वाला बंदा देखेगा, उसके माइंड में यही आएगा, यार मतलब ये क्योंकि ज्यादा पैसे ले रहे हैं उनसे, तो पॉसिबिलिटी है उनको एक फेवर दे रहा होगा, गलतियां उनकी छुपा रहा होगा, फ्रॉड्स छुपा रहा होगा, जो स्टेटमेंट्स आती होंगी सैंपल में से निकाल देता होगा। आपने सिर्फ उनके माइंड में जो चीज है उसको खत्म करने के लिए, अपने क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, अपने काम का आपने रिव्यू करवाना है। ठीक है, मतलब आपकी जो क्वालिटी को, अब जो जो अगर बंदा कह देता है कि जनाब हाँ जी, इस बंदे ने जो काम किया है बिल्कुल बेहतरीन किया है, आपका ये क्वालिटी रिव्यू हो गया। ठीक है, अब क्वालिटी या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। बेसिकली आपको जो रिव्यू हो रहा है किसका हो रहा है? आपकी किए हुए काम की क्वालिटी का हो रहा होता है। मेकिंग सेंस? देखिए, कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायरमेंट है, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, आपने क्वालिटी रिव्यू करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हर फर्म का, हर कंट्री में जो भी रेलेवेंट बॉडी होती है, ठीक है, जो मतलब जिस बॉडी के मेंबर्स आपके अथोराइज होते हैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए, वो बॉडी उन फर्म्स का, अथोराइज मेंबर्स की जो फर्म्स होती हैं, उनका वो क्वालिटी रिव्यू करता है। क्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, QCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं जिन्होंने आई कैप से मेंबर लाइसेंस लिया हुआ है, आई कैप के जो मेंबर्स हैं, उनके किए हुए ऑडिट का हर 3 सालों बाद जो आई कैप की टीम आती है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू टीम आती है, और वो उनके किए हुए ऑडिट्स का आपका क्या करती है, वो रिव्यू करती है। ठीक है, जो जो भी फर्म्स उस रिव्यू को पास करती हैं, मतलब जो भी, जब वो और उनका पूरा रिव्यू होता है, तो उसमें आपकी स्कोरिंग होती है, जो आई कैप आपकी फर्म को पास या फेल करती है, कि क्या मतलब आपने जो ऑडिट किया था, क्या वो क्वालिटी वाला ऑडिट था या नहीं था। मतलब आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, एथिकल स्टैंडर्ड्स की, लीगल लॉज, लोकल लीगल लॉज की, क्या आपने सारी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है? जो आपसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, क्या आपने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है? क्या आपने वो सारी फाइल्स बना के अपने पास रखी हैं? अगर वो सारे क्राइटेरियाज आप मीट कर रहे हैं, मींस आपने जो ऑडिट किया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का किया है। जो भी फर्म्स वो क्वालिटी वाला जो ऑडिट पास करती हैं, उन्हीं फर्म्स को बोला जाता है QCR रेटेड फर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल रेटेड फर्म्स, रिव्यू रेटेड फर्म्स। ठीक है, तो मतलब ये आपकी रेलेवेंट जो बॉडी होती है, वो उसको वो भी आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो प्रोफेशनल की जो रेपुटेशन है वो बरकरार रहे। नहीं, क्लाइंट को शो करने के लिए नहीं होता, क्लाइंट को आप शो नहीं करवाते, क्लाइंट को तो रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मसला कोई नहीं, क्लाइंट को सब कुछ पता होता है आपने काम ठीक किया कि नहीं किया। इस यहाँ पर जो थ्रेट अराइज हो रहा है, इस केस में अगर फीस की डिस्कशन हो रही है सिचुएशन के अंदर, ठीक है, और आपकी जो क्लाइंट की फीस है, टोटल फीस का, क्लाइंट नॉन लिस्टेड है, ठीक है, और जो क्लाइंट की फीस है टोटल फर्म की फीस का 30% से एक्सीड कर रही है पिछले 5 सालों से लगातार, तो फिफ्थ ईयर में आपने लाजमी अपने फिफ्थ ईयर के ऑडिट ऑडिट का, एंगेजमेंट का, जो आपने पूरा ऑडिट कंप्लीट किया होगा, उसका रिव्यू करवाना है। और रिव्यू किससे करवाना है? आपने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से करवाना है। अपनी फर्म का कोई बंदा, कोई पार्टनर आपका रिव्यू नहीं कर सकता, पहली चीज। अब जब आपने रिव्यू कब करवाना है, आपके पास दो ऑप्शन है। आपको यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपने प्री इशुएंस रिपोर्ट रिव्यू कराना है, मतलब फिफ्थ ईयर की रिपोर्ट इशू करने से पहले आप रिव्यू करवा सकते हो। या आपको ये कहते हैं कि अगर आप फिफ्थ ईयर की आप रिपोर्ट इशू कर दो, लेकिन सिक्स ईयर का रिपोर्ट आप तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक आप फिफ्थ ईयर की रिपोर्ट इशू करने के बाद फिफ्थ ईयर की ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं करवा लेते। मेकिंग सेंस? जी, ये बिल्कुल फर्म की अपनी रेपुटेशन होती है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपने अपनी जो रेपुटेशन है वो बरकरार रखनी है, तभी आपके पास क्लाइंट आएगा। मार्केट जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक का जो आपकी जो है वो ट्रस्ट है, जो आपको वो डेवलप्ड रहेगा, वो ना मतलब मेंटेन रहेगा। इसलिए जब जहां पर भी आपकी इंडिपेंडेंस का किसी भी लिहाज से जो थ्रेट है, लाजमी नहीं है क्या, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लाइंट है, आपको 10 लाख फीस दे रहा है, वो आपकी टोटल फीस का 50% है, बट आप बहुत प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत ही जो है एथिकल ACC मेंबर हो, तो आप अपनी जजमेंट को कंप्रोमाइज नहीं होने दे रहे। मतलब आपको पता है, फर्म को भी पता है, बहुत डाटा ऑडिटर आ गया है ना, हमसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारी कंप्लायंस हमसे करवा रहा है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आपने
थर्ड पार्टी को अगर दिखवाना है कि मतलब मैंने इंडिपेंडेंट होकर काम किया है, वो आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। वो बोलेगा जी मैं कैसे मानूं। तो आप बोलोगे जी देखिए मैंने एक इंडिपेंडेंट थर्ड ऑडिटर से अपने किए हुए काम का रिव्यू करवाया है, और उस थर्ड पर्सन ने भी यही बोला है कि जनाब आपने जो काम किया है वो आपने इंतहाई ईमानदारी के साथ और इंडिपेंडेंट होकर काम किया है। अंडरस्टूड। जी पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर फिफ्थ ईयर से पहले करवा सकते हैं, लाइक फोर्थ ईयर में देखें आप हर साल करवा लें, ठीक है। जो मैंडेटरी है वो फिफ्थ ईयर में है। आप हर साल करवा लें, वो आपके अपने ऊपर है, आपको थर्ड पार्टी को फीस पे करनी है, वो फ्री में थोड़ी करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका जो एज पर द कोड ऑफ एथिक्स जो आपका जो है थ्रेट अराइज हो रहा है सेल्फ इंटरेस्ट का या इंटिमिडेशन का, फ्री डिपेंडेंसी की वजह से नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के अंदर, वो आपका राइज हो रहा है, वो कह रहा है कि फिफ्थ कंजेक्टिव 5 साल हो फिर आपको मतलब ये रिक्वायरमेंट्स होती है। आप हर साल करवा लो, कोई मसला नहीं है। आपने अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं पड़े हुए, आप थर्ड पार्टी हायर करो, उसको पेमेंट करो, अपने क्वालिटी रिव्यू करवा लो, वो भी फीस चार्ज करेंगे ना आपको। अंडरस्टूड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर फिफ्थ ईयर की रिपोर्ट का रिव्यू नहीं कराए तो पेनल्टी होगी या वॉलंटरी है। देखिए कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर कर रहे हैं तो आपने ये मस्ट करवाना है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपकी जो है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, रेलेवेंट बॉडी आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करती है और वहां पर ये डेफिशिएंसी मतलब निकाल लेती है, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको पेनल्टी हो सकती है। ये फिर वो कल जो हमने डिस्कस किया था, जो हर बॉडी की अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, वो आपकी जो जो कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, जो कंसिक्वेंसेज आपके डिपेंड करते हैं कि आपने किस सीवियर लेवल की आपने नॉन कंप्लायंस की है, ठीक है। तो वो बॉडी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने डिसाइड करना होता है, फाइन करना है, सस्पेंशन देनी है, ठीक है, मेंबरशिप विड्रॉ करनी है, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है तो आपने कंप्लायंस करनी है, इट्स मस्ट। अंडरस्टूड। जी नेक्स्ट वन इज, अगर सर अगर क्वालिटी रिव्यू होने के बाद अगर डिफिशियंसीज आई और फर्म ने एड्रेस कर ली, तो एड्रेस करने के बाद से दोबारा क्वालिटी रिव्यू होगा। देखिए आपको जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला बंदा होगा, जब वो आपकी एक दफा आपको रिपोर्ट तभी देगा आपकी क्वालिटी क्वालिटी के ऊपर, जब आपकी जो आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी जब आप एड्रेस करोगे, ठीक है। जब आप उसके आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी को एड्रेस कर लोगे, आप उसको दोबारा देखोगे, जो आप जो आपने डेफिशिएंसी आपने हाईलाइट की थी, जो अपने पॉइंट्स आपने जो हाईलाइट किए थे मैंने सारे एड्रेस कर लिए हैं। मैंने जो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस मैंने उनसे ऑब्टेन कर लिए हैं, मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन कर लिए हैं, आप दोबारा देखें। वो दोबारा रिव्यू करेगा एंड आपको उसके बाद क्या करेगा, आपकी जो जो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू है उसके ऊपर रिपोर्ट देगा। ठीक है जी। उन्होंने पड़ेगा, एम आई राइट, अच्छा जी। अच्छा देखिए अगर फोर्थ ईयर का रिव्यू करवा लें फिर भी फिफ्थ ईयर का लाजमी करवाना पड़ेगा, एम आई राइट। अब यहाँ पर जो है देखें, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, जो आपकी कोड ऑफ एथिक्स है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल्स बेस्ड नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज नहीं होने देनी। अगर आपने फोर्थ ईयर में करवा दिया है और आप उसकी बेस पर ये जस्टिफाई कर सकते हो कि जनाब आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं हो रही, ठीक है, आपकी जो है ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही, तो ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड एंड रूल्स बेस्ड में ये डिफरेंस होता है। जो हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो हमारे एसीसी जो आईफैक बॉडी है, जो हमारे जो आईएफआरएस भी हैं, वो प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं। ये आपको प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने फोर्थ ईयर के रिव्यू की बेस पर अपने अथॉरिटीज को, प्रोफेशनल प्रोफेशनल बॉडी को ये आप जस्टिफाई कर लेते हो कि जनाब आपके फोर्थ ईयर के रिव्यू की बेस पर आपकी फिफ्थ ईयर की भी जो आपकी जो है क्या कहते हैं ऑडिट है, वो उसमें भी कोई इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम किया है, इंटेग्रिटी के साथ रिपोर्ट इशू किया है, तो इट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है। इट्स नॉट अ रूल, इट इज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में जो मेन डिफरेंस है प्रिंसिपल बेस के अंदर एंड रूल्स बेस्ड, रूल्स होते हैं कि आपने फॉलो करने हैं, नो एक्सेप्शन, नो मतलब मिडल वे। आप प्रिंसिपल बेस के अंदर आपने जस्ट कंप्लायंस करनी होती है, एंड आप अगर जस्टिफाई कर सकते हो बॉडीज को, रेलेवेंट अथॉरिटीज को, एक्सेप्टेबल है, ओके। बट क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिक आप बात करो प्रैक्टिकल के हिसाब से। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में उस तरफ जाएगा नहीं। क्वेश्चन में आपसे वो वही पूछेगा जो आपको स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। आप बात करो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली वहां पर वो जस्टिफिकेशन डिपेंड करता है कि आप अपने पॉइंट्स को, अपने स्टांस को जस्टिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर वो फोर्थ ईयर का रिव्यू नहीं करवाएगा, वो फिफ्थ ईयर के बारे में डाटा देगा। तो आपने फिफ्थ ईयर के हिसाब से क्या करना, अपना आंसर ड्राफ्ट करना होगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सर क्वालिटी रिव्यू से पहले अकाउंट इशू होते हैं या बाद में? देखिए, पॉइंट इज कि यहाँ पर प्री इशुएंस का मतलब क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आप अपना रिव्यू करवाओगे। अगर आप रिपोर्ट इशू करने से पहले अपना रिव्यू करवा रहे हो तो आपके फिर अकाउंट्स इशू नहीं होंगे, आपका ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं होगा। अगर आप प्री इशुएंस रिव्यू करवा रहे हो, अगर आप पोस्ट इशुएंस रिव्यू करवा रहे हो, इट मीन्स कि आपने 5वें साल के अकाउंट्स मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिए, अथोराइज कर दिए हैं, आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी है, उनको सबमिट उनको दे दी है, उन्होंने अपने सारे ऑडिटेड अकाउंट साइंड अकाउंट्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो आप जब अगर पोस्ट इशुएंस करवा रहे हो, अगर प्री इशुएंस है, उसमें आपका भी नहीं हुआ रिपोर्ट फाइनल, आपके भी अकाउंट्स भी फाइनल नहीं हुए। ठीक है, आप ये वाला हिसाब किताब है। इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे रिव्यू करवा रहे हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ऑल गुड? जी ऑल गुड, हाँ, क्लियर। जी नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ सेफगार्ड्स हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके वैसा कोई आपको अगर थ्रेट आइडेंटिफाई हो रहा है, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, आपके पास सेफ गार्ड्स कौन से हैं? आप किन चीजों के जरिए अपने थ्रेट को रिड्यूस कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो? रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब अदर सर्विसेज पढ़ेंगे आगे जाकर, आपको सही क्लियर होगा, क्योंकि फर्म एक क्लाइंट को ऑडिट भी कर सकती है, ठीक है, और साथ में उसको टैक्स सर्विसेज भी दे सकती है, एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकती है। आपकी जो है नेक्स्ट क्या हो सकती है आपकी, और कौन सी हो सकती है? टैक्स हो गई, एडवाइजरी हो गई, और बहुत सारी सर्विस जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो फर्म्स काम कर रही है वहां पर सर्विसेज दे सकती है। क्योंकि जितनी भी आप अपनी ग्राहकों को 10 से 12, नहीं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते आप, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, जब पढ़ेंगे जाकर सेल्फ रिव्यू पढ़ेंगे, आप अपनी ही बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैसे ऑडिट करोगे? आप गलतियां कैसे निकालोगे? ठीक है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सेल्फ रिव्यू में फॉल करेगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि आपका जो ऑडिट क्लाइंट है, आप उससे ले रहे हो 10 मिलियन, सॉरी आप कितने ले रहे हो, 8 7 लाख ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और इस 7 लाख में ऑडिट फीस है 5 लाख, एंड जो अदर आपकी फीस है वो 2 लाख है, जो आप अदर सर्विस दे रहे हो। अगर आप अपनी अदर सर्विसेज को कम कर दो, आपका 2 लाख से फीस कम हो जाएगी, टोटल आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। जब आप 6 लाख करोगे तो 6 लाख आपकी 21 लाख का क्या बनता है, 30% से कम हो जाएगा। जब आप अपनी अदर सर्विसेज को कम करोगे तो आपकी जो क्लाइंट की फीस है, टोटल फीस उस क्लाइंट की आपकी वो कम हो जाएगी। तो जो आपकी जो प्रोपोर्शनेट शेयर है 30% वाला, आप उससे नीचे फॉल कर जाओगे, तो आपका जो थ्रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड आपकी जो एज पर द कोड ऑफ एथिक्स आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहेगी, वो आपकी कंप्रोमाइज नहीं होगी। क्लियर? आप अपनी जो क्लाइंट बेस है वो इंक्रीज करोगे, जब अपनी क्लाइंट बेस आप इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, टोटल फर्म का रेवेन्यू बढ़ेगा, जो आपकी डिपेंडेंसी है एक क्लाइंट के ऊपर वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फर्म रिव्यूड टू ऑफ द फर्म रिव्यू द वर्क। द सेम थिंग हम जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, क्वालिटी रिव्यू आपने करवाना है थर्ड पार्टी से, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, ensuring partner compensation is not significantly influenced by the client fees means कि जो पार्टनर का शेयर है that is not contingent means कंडीशनल नहीं है क्लाइंट की फीस के साथ। अगर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग है पार्टनरशिप की, ठीक है, फर्म की, अगर वो कंटीजेंट है, कंडीशनल है क्लाइंट्स की फीस के साथ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो पार्टनर का जो पर्सनल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब आप अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो क्या सेफ गार्ड होगा कि फर्म अपनी पॉलिसीज को चेंज करे। ठीक है, ताकि जो डिपेंडेंसी है, जो कंटीजेंसी है फीस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो आपकी रिमूव हो जाए। एनी क्वेश्चन? ऑल गुड? सर जी कॉन्टीजेंट की एग्जांपल, अच्छा जी, कॉन्टीजेंसी की एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर आपकी फीस फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू फर्म का है, और अगर आपके जो क्लाइंट्स का रेवेन्यू अगर है वो उसका रेवेन्यू का 20% से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मेकिंग सेंस? तो उस केस के अंदर जो फर्म का पार्टनर होगा वो कभी भी अपनी जो फीस है रिड्यूस नहीं करेगा, जो अभी भी जो कभी भी जो अपनी अदर सर्विसेज है वो मतलब खत्म नहीं करेगा। ठीक है,
मतलब ये डिपेंड करता है कि फर्म जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है वो किस बेसिस पे कर रही है। वो किसी भी तरह से कंटीजेंट नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, वो फीस के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड। अब ये था आपका अनलिस्टेड के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिस्टेड के लिए। अब लिस्टेड में क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि जी आपका जो ज्वाइंट ऑडिट एंगेजमेंट है, ज्वाइंट ऑडिट एंगेजमेंट है, वेयर टू और मोर फर्म्स आर एंगेज टू कंडक्ट द ऑडिट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर फर्म कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेफ गार्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो बंदे काम कर रहे होते हैं, दो फर्म्स काम कर रहे होते हैं। अब ये ज्वाइंट ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बड़े ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइंट ऑडिट करते हैं। अब जहां पर मैं जो यूएई में जॉब कर रहा हूँ, जिसकी जो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो फ्रांस में है, ठीक है। तो उसके जो ऑडिटर हैं, दो ऑडिटर हैं, ज्वाइंट ऑडिटर हैं, मतलब ईवाई एंड जीटी। जी, ये दो मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रुप को ऑडिट कर रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब इनका जो रेवेन्यू है बिलियंस ऑफ यूरोस के अंदर रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर नीचे एंड पे दो दोनों फर्म्स के पार्टनर साइन करते हैं, जीटी वाला पार्टनर भी साइन करता है एंड ईवाई वाला पार्टनर भी क्या करता है, साइन करता है। अंडरस्टूड। इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट ऑडिट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि आपको दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, दो फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पर जो आपका थ्रेट होता है वो आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अगर आप इसको पढ़ें आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। जी नेक्स्ट वन क्या है, सेम सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, बट यहाँ पर जो फीस की डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जी, a firm's independence is threatened if total fees from listed audit client exceed 50%, 15% of the firm's total fees for 2 consecutive years। अब यहाँ पर साल भी कम हो गए हैं और परसेंटेज कितनी हो गई है, 15% हो गई है। बाकी सेम चीज है। एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑडिट फर्म एक्सप्रेसिंग द ऑडिट ओपिनियन प्रायर टू द सेकंड ईयर ऑडिट ओपिनियन बीइंग इशूड। अब यहां पर पोस्ट इशूएंस का कॉन्सेप्ट खत्म है। अगर आपका, जी क्वेश्चन आया है सर। जी ब्लेम जो एसीसी अकाउंटेंट अपने इंटर्नी और असिस्टेंट को देगा सेव। लेकिन जी अकाउंट जूनियर जो भी करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो बंदा रिपोर्ट साइन कर रहा है। मैं जो बंदा रिपोर्ट साइन कर रहा है फंसना उसने है, ठीक है। तो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जनाब मेरा जो जूनियर था स्टाफ उसने ये काम किया, बोलना भी 10 टीम बंदे और भी थे उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं किया उसके काम का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अंडरस्टूड। जब भी आप देखोगे फाइन्स होते हैं, मेंबर सस्पेंशन होती है, किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है जो रिपोर्ट साइन कर रहा होता है। अंडरस्टूड। जी सर, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो अकाउंट्स नहीं बनाते, मींस के वर्किंग पेपर नहीं बनाते। जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे एसीसीए करने के बाद, तो आप वर्किंग पेपर बनाओगे, आप जूनियर्स होंगे, ठीक है, आप फोटो कॉपीज करोगे, आप वर्किंग पेपर्स बनाओगे, आप फाइल्स बनाओगे। तो आपकी बनी हुई फाइल्स को आपके सीनियर्स, जो जो आपके अब सीनियर्स हैं, जब वो जूनियर्स थे उन्होंने फाइल्स बनाई होंगी, वो रिव्यू करेंगे। फिर उनके रिव्यू किए हुए काम को आपके मैनेजर्स रिव्यू करेंगे। फिर मैनेजर्स के रिव्यू किए हुए काम को आपके डायरेक्टर्स रिव्यू करेंगे। फिर पार्टनर फुल और डायरेक्टर के साथ बैठकर, मैनेजर के साथ बैठकर पूरे ऑडिट का रिव्यू करेगा। वो सैंपल बेसिस पर फाइल भी रिव्यू करेगा, मतलब फाइल ठीक बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि जो पार्टनर बना बैठा होता है वो पहले जूनियर होता है, उसने फाइल्स बनाई होती है, उसको पता होता है फाइल्स कैसे बनती हैं। उसने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ऑडिटेड जो डॉक्यूमेंटेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट उसने पढ़ी होती हैं। अच्छा जी, अगर मैं क्या कहते हैं रिलेटेड पार्टीज का मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैंने क्या चीज डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। अगर मैं फिक्स एसेट्स को टेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्या चीज डॉक्यूमेंट करनी है, मैंने क्या एविडेंस लेने हैं, ये सबको पता होता है। आपको भी पता चल जाएगा जब आप ऑडिट करोगे, जब आप जूनियर बनोगे, ठीक है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें क्या था सर, सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है। अच्छा, रिव्यू आपने रिव्यू करवाया था, ठीक है। तो अब देखा ना, मतलब आपने ऐसे चल रहे होते चीजें, जो पार्टनर है कभी जूनियर था, उसने भी कभी फोटो कॉपीज की थी, उसने भी कभी जो है क्या कहते हैं सीनियर्स की डांट शांट सुनी थी। तो ये रूटीन है, प्रोसेस है।
सारे एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दोनों काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पूरा पूरा दोनों अलग से करते हैं और फिर कंपेयर कंपेयर करते हैं? अलग से नहीं करते, एरियाज डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर काम हो रहा होता है, और फिर अपना जो किए हुए काम को ना एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ताकि ना क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। जी। अगर आप कंपैरिजन करें लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए रिक्वायरमेंट का विद अनलिस्टेड के साथ, तो क्या मेन चीज चेंज है? वहां पर थी 30%, यहाँ पे है 15%। पहला डिफरेंस। वहां पे था फॉर कंजेक्टिव 5 years, यहाँ पे है फॉर कंजेक्टिव 2 years। वहां पे था अगर फॉर कंजेक्टिव 5 years अगर आपका कोई सीन है, तो आप 5वें साल के ऑडिट का प्री इशुएंस रिव्यू भी करा सकते हो और पोस्ट इशुएंस रिव्यू भी करा सकते हो। यहाँ पे है कि दूसरे साल का आपने क्या करवाना है, क्वालिटी रिव्यू करवाना है, एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पोस्ट इशुएंस, ओनली प्री इशुएंस। ठीक है, क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, आपका ईयर 1 है 2022, आपने ऑडिट किया, फीस आपके 50% प्लस है टोटल फीस से, टोटल फीस के सॉरी क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। 2023 का सेम, आपकी क्लाइंट की फीस टोटल फीस का 50% से ऊपर है, मतलब अबव है। अब यहां पर आप सेकेंड ईयर की ऑडिट रिपोर्ट साइन ही नहीं कर सकते जब आप अपना क्या, जब तक आप अपना क्वालिटी रिव्यू नहीं करवाओगे। दिस इज मेन डिफरेंस लिस्टेड का एंड अनलिस्टेड क्लाइंट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है एरिया है, ठीक है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑडिट फर्म, ये भी थर्ड पार्टी ने करना है। एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन प्रायर टू द सेकंड ईयर ऑडिट ओपिनियन बीइंग इशूड, प्रायर टू द, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन नहीं है, ये प्री इशुएंस रिव्यू है। मेकिंग सेंस? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फीस रिमेन्स एट दिस लेवल फॉर 5 consecutive years, एट दिस लेवल फॉर 5 consecutive years, मतलब कैसे रही होगी? आपने ईयर 1 2022 किया, 23 में भी सेम था, आपने प्री रिव्यू करवा लिया। आप 2024 में गए, सेम सिचुएशन, आपने क्या करवा लिया, आपने प्री इशुएंस रिव्यू करवा लिया, ठीक है, आपने रिपोर्ट दे दी। 2025 में आप गए, सेम थिंग, आपने प्री इशुएंस रिव्यू करवा लिया। 2026 में आपने क्या किया, सेम करवा लिया। अब 5 साल अगर सेम सिचुएशन है, तो छठे साल का यहां पर आप ऑडिट नहीं कर सकते, फर्म ने क्या करना है, रिजाइन करना है। इफ फीस रिमेन at this level for the 5 consecutive year, the firm must resign as an auditor after the audit opinion on the fifth year is issued. Clear? An exception may be made if the professional body, if the professional body means, if अगर आप ACC मेंबर हो एंड आप ऑडिट कर रहे हो, तो ACC बॉडी अगर कंसिडर करती है तो मतलब फिर हो सकता है, ठीक है। अगर आप आईसीए पाकिस्तान हो, आप आई कैप में अगर आप ऑडिट कर रहे हो, सॉरी पाकिस्तान में ऑडिट कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी क्या होगी, आई कैप। कंसिडर इट वुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द फर्म टू कंटिन्यू, अगर उस सॉरी, अगर प्रोफेशनल बॉडी को लगता है कि इस फर्म का कंटिन्यू करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। बट आपको क्या कर सकते हो कि 6 साल का, ठीक है। इन दिस केस ए प्री इशुएंस रिव्यू मस्ट बी परफॉर्म बिफोर द ओपिनियन ऑन द 6th एंड एनी सब्सिक्वेंट years branch opinion is issued. Making sense? Any question, any confusion? All good? देखिए, जहां पर भी जी, जहां पर भी जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व होगा, वहां पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉज हैं, जो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वहां पर जो ऑनर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, 10 शेयर होल्डर हैं, 12 शेयर होल्डर हैं, सारे कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, या डायरेक्टर्स होंगे या सीईओ होंगे, ठीक है। ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, अनलिस्टेड होती हैं, वो फैमिली बिजनेसेस होते हैं। अंडरस्टूड? जब बात है कि लिस्टेड के अंदर, लिस्टेड में जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे टेस्ला में शेयर्स हैं, ठीक है। अब टेस्ला के डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑडिटर क्या आ रहा है, मेरा कोई पता नहीं है। तो वहां पर जो मेरे इंटरेस्ट को जो है सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जो जो रेलेवेंट लॉ गवर्नमेंट्स होती हैं,
वो क्या करती हैं, अपने लिस्टेड कंपनीज के लिए लॉज को, जो कंप्लायंसेस को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रिक्ट कर देती हैं, ताकि जनरल पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ रहें। अंडरस्टूड? जी। जूम यूजर, ये जो है आपका रिव्यू थर्ड पार्टी ने करना है, थर्ड पार्टी ने, मतलब कोई एसीसी मेंबर कर सकता है, आई कैप मेंबर कर सकता है, ठीक है। अगर आप यूके में बैठे हैं तो एसीसी मेंबर कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यू मेंबर कर सकते हैं, आपके जो है सीए आयरलैंड कर सकता है, सीए स्कॉटलैंड कर सकता है, बट वो आपकी उस फर्म का पार्टनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आई कैप मेंबर कर सकते हैं, किसी और फर्म का मेंबर कर सकते हैं जिसके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, वो कर सकते हैं। तो आपका जो है ये वाला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन, कोई ये वाला एरिया आपका क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? जो नेक्स्ट वाला आपके जो इसमें पॉइंट्स हैं वो इजी हैं जी, थोड़ा यही था जो मुश्किल था, डिटेल में था, हमने डिस्कस कर लिए, काफी काफी अच्छा हमने डिस्कस किया, डिटेल डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किए। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी जो नेक्स्ट वाले हैं हम सारे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पूरा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट मीन, देखें, अगर ये कोई ना, मतलब ये कह दें कि कोई एक्सेप्शनल सिनेरियो हो सकता है कि जो आई कैप को लगता है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल, कि अगर जो केपीएमजी अगर ऑडिट कर रही है मैपल लीफ का, तो उसको करते रहना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है। ठीक है, तो वो कर सकती है, बट वहां पर जो रिव्यू की रिक्वायरमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पर मेंशन है। अंडरस्टूड? मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ये एक एक्सेप्शन उन्होंने रखी हुई है अपने पास। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ये होगी, मतलब हजारों में कोई एक हो सकती है, लाखों में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट इसकी कोई एग्जांपल देना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। जब प्रैक्टिकली कोई चीज सामने आएगी, तब मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करके ये डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। आप अपने क्वेश्चन पूछें, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, बट आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको साथ में एड्रेस करूंगा।